हाँ जी बेटा जी। तो कैपिटल गेन को और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम जी बात हो रही थी स्पेशल केसेस। लास्ट वीडियो में 45-2 45-5 था। यहाँ से हमने स्टडी मटेरियल में से उसे किया था। क्वेश्चन भी दोनों के मैंने आपको बेसिक समझाए थे। अब सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप ये स्पेशल केसेस की बात करते हैं और उसमें नाम आता है कंपल्सरी इक्वेशन का, तो याद आती है 1037 की। 45-5 is the manner of computation of special cases in case of compulsory equation। मतलब अगर कंपल्सरी इक्वेशन हो जाता है तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करना है, उसका तरीका 45-5 के पास है। और अगर आपको 1037 का ज्ञान नहीं है तो गलती हो सकती है। ये कहता है जी मैं एग्जाम्पशन दे दूंगा कैपिटल गेन की, जो कंपल्सरी इक्वेशन की वजह से आया है। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड पे हुआ और वो अर्बन हुई। पहले ध्यान रखें, अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल है तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। और उसको गवर्नमेंट अगर एक्वायर कर भी ले तो कैपिटल गेन ही नहीं आएगा, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। अब सिनेरियो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आपकी है, खेत है आपका, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, पर अर्बन एरिया में उन्हें वहां पे जी हॉस्पिटल बनाना है, कुछ करना। अब आपको पैसे मिले 45-5 के अकॉर्डिंग, आपने कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया। पर खुशी की खबर, 1037 में एग्जाम्प्ट हो सकता। याद रखें, एग्रीकल्चर लैंड चाहिए, रेजिडेंशियल या कमर्शियल नहीं। अर्बन एरिया में इसलिए क्योंकि बगैर उसके कैपिटल एसेट नहीं है। और क्या वो होना चाहिए, कंपल्सरी इक्वेशन। आपने बिल्डर को अपनी मर्जी से बेच दी, फिर 1037 नहीं है। अब सर इसमें ना कुछ कुछ 54B वाली फीलिंग आएगी, पहले सुन लें। विद ए व्यू टू मिटिगेट द हार्डशिप फेस्ड बाय द फार्मर्स, जिनकी एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया वाली कंपल्सरी एक्वायर हो गई है, क्लॉज 37 ऑफ सेक्शन 10 exempts the capital gain arising to individual या HUF from transfer of land by the way of compulsory acquisition। एग्जामेशन के हकदार सिर्फ इंडिविजुअल HUF हैं। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है, 45-5 के अकॉर्डिंग जितना भी गेन कंप्यूट होगा 1037 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सच एग्जामेशन इज अवेलेबल जहां कॉम्पनसेशन या एनहांस कॉम्पनसेशन इस डेट के बाद मिली है। सेक्शन उस वक्त आया बेटा, टाइम बहुत बीत गया हुआ है। अब आप 25-26 में 1/4/2004 के बाद ही दिखाओगे ना कॉम्पनसेशन मिली है, तो नॉर्मली ये तंग नहीं करेगा। एग्जाम्शन लेने के लिए आपको प्रूव करना होगा कि उस जमीन को आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे थे पिछले 2 सालों से, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर बाय सच इंडिविजुअल और पेरेंट या HUF। 54B भी यही कहता था कि कम से कम पिछले 2 साल एग्रीकल्चर हुआ होना जरूरी है। तो इसे भी भाई स्पेशल केस 45-5 के साथ जोड़ लेना कि जब भी वो करना है तो आपको 1037 भी करना है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जो और स्पेशल केसेस या कुछ कहानी है वो आपको बताने लगा हूँ। सर देखो, पहले तो जनरल प्रोविजन 45(1) है, वो यही कहती है कि जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगी उसी में टैक्स लगना चाहिए। 45(2) ने ये रूल तोड़ दिया था। उसने कहा था जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा तो टैक्स लगेगा। 45(5) ने भी ये रूल तोड़ा। उसने कहा कि जब आपको पैसे मिलेंगे तो टैक्स देना, जब कॉम्पनसेशन आएगी। तो ये आप अपने लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ लें भाई, इसको हम नहीं कवर करेंगे। 45(1)(a) ये जरूर पढ़ेंगे। ये होता है इंश्योरेंस। यहाँ पे अपना कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया होगा और उसके इंश्योरेंस के पैसे आए होंगे, तो उसमें भी ये टैक्स मांगने आएंगे। वेयर एनी पर्सन रिसीव्स मनी और अदर एसेट अंडर इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट। आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्ट हो गया, डैमेज हो गया और उसका आया इंश्योरेंस क्लेम। अगर डैमेज या डिस्ट्रक्शन की वजह यह है फ्लड, टाइफून, हरिकन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, अदर कॉन्वोल्यूशन ऑफ नेचर, जिसे आप कह सकते हैं नेचुरल क्लैमिटी। नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से डैमेज हुआ एसेट, 45(1)(a) अट्रैक्ट हो रहा है। दंगे फसाद इंडिया में तो बहुत कॉमन, रॉयट्स और सिविल डिस्टर्बेंसेस, मॉब की मॉब आ गई जी, आग लगा के कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया। एक्सीडेंटल फायर या एक्सप्लोजन हो गया, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, 45(1)(a)। एक्शन ऑफ एन एनिमी, एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी, लड़ाई के दौरान, लड़ाई के दौरान दुश्मन से लड़ते वक्त फोर्सेस ने बॉम्बिंग की, शेलिंग की, उससे आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे वॉर वहां डिक्लेयर हुआ है चाहे नहीं। अगर इन तरीकों से आपका कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हुआ और उसके इंश्योरेंस के पैसे आए तो 45(1)(a) के अकॉर्डिंग गेन लॉस निकालना पड़ेगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट गेन राइजिंग फ्रॉम रिसीट ऑफ सच मनी और अदर एसेट शैल बी टैक्स्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन शैल बी डीम्ड टू द इनकम उस साल जिस साल पैसा आया। अब यहाँ एफवीसी किसे मानोगे? ये तो पैसा मिला तो सीधी बात है, नहीं तो अदरवाइज फेयर मार्केट वैल्यू उठा लेना, जो एसेट मिला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू उठा लेना, ये चीज होगी। तो सर इस पे कोई क्वेश्चन है? सर ऐसे एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत करता होता है इस पे, वो बड़े सालों से एक ही क्वेश्चन है बेचारा, मगर रिवीजन ही सही बट करवा दे यार, ये चीज देख लेनी चाहिए। मिथुन नहीं भाई, इसके आगे ये भाई स्टॉक एंड ट्रेड वाला भी बहुत प्यारा पड़ा, बट वो तो छोड़ो, ये देखो अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा, अच्छा सवाल है, अलग हट के सवाल है। मिस्टर ए इज एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन अ बिजनेस, हिज स्टॉक एंड मशीनरी वर डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड इन फायर। स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट, अगर वो डिस्ट्रॉय होगा उसकी डिडक्शन आपको पीजीबीपी मिलेगी, जो क्लेम आएगा वो पीजीबीपी में टैक्स होगा। दिसंबर 2025 में ऐसा हुआ। वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट 6,50,000। सर्टन पोर्शन ऑफ द मशीन कुड बी सॉल्वेज्ड। ओपनिंग वैल्यू ऑफ द ब्लॉक इतना। पीजीबीपी की नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग द मशीन, मतलब मशीन को बचाते बचाते फायर फाइटिंग ऑपरेशन में ए ने अपनी गोल्ड चेन भी गवा दी, डायमंड रिंग भी गवा दी। बेटा ये कैपिटल एसेट है जो इसने यहाँ खरीदे थे, इनकी मार्केट वैल्यू कितनी है ये भी बताया हुआ है। अब बंदा काफी प्रूडेंट वाला बंदा है, प्रूडेंस वाला, हर चीज की इंश्योरेंस करवा रखी थी। सर 45(1)(a) जो लगवाना है। लॉस ऑफ स्टॉक के इतने आगे पीजीबीपी में देखेंगे। डैमेज ऑफ मशीन यहाँ ट्रीट करवाएंगे। गोल्ड चेन लाइन ये इनको भी यहाँ ट्रीट कराएंगे। कहता बेटा आप इस पे कमेंट करो कि क्या होगा। सर कमेंट क्या, अभी सोल्यूशन ही दिखाते हैं बच्चों को, बहुत सिंपल सोल्यूशन है भाई। बस ये क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे आप घर बिल्डिंगें बेचते रहे, 54 करते रहे, ये आ गया, वहां आपको ध्यान नहीं आना कि ये क्या है, अगर पहले किया ना हो। तो देखो जी, सबसे पहले उसने बोला कि जो भी कॉम्पनसेशन आपको मिल रही है रिगार्डिंग दी डैमेज स्टॉक फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, वो आपकी ट्रेडिंग रिसीट होगी, ये पीजीबीपी में जाके टैक्स होगी। 4,80,000 रुपया पीजीबीपी में जाके टैक्स कर दें। स्टॉक का जो लॉस हुआ है वो पीएनएल में डेबिट भी कर दें, अलाउ भी हो जाएगा। देन उसके बाद जी ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब आगे जी आपकी मशीन जो डैमेज हुई है, मशीन का भाई आप ब्लॉक वाला फंडा अगर समझते हैं, तो यहाँ ब्लॉक की जो वैल्यू है वो 10,80,000 रुपए की वैल्यू है शुरू में। अब इसमें और भी चीजें होंगी, तो आपको 6 लाख रुपए इसमें आए हैं, वो पहले तो रिड्यूस करने आने चाहिए। कहते क्वेश्चन डज नॉट मेंशन वेदर द सैल्वेज मशीन इज टेकन ओवर बाय इंश्योरेंस कंपनी और वेदर देयर वाज एनी रिप्लेसमेंट। सर क्वेश्चन ने इतना बनाया है कि आग लगी और कुछ पोर्शन मशीन का बच गया सैल्वेज्ड, पर आपने नई मशीन खरीदी, वो बची हुई मशीन इंश्योरेंस कंपनी ले गई, इससे फर्क पड़ता है? क्योंकि देखें, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी में मशीन है, अगर तो हम कहें वो सारी मशीन कंपनी ले गई, जो बचा था वो कंपनी को बिलोंग करता है, और 6 लाख आए, तो बेटा यहाँ तो कोई एसेट ही नहीं है, यहाँ लॉस हो जाएगा, ब्लॉक सीजीज टू एग्जिस्ट वाली वैल्यू हो जाएगी। बट अगर हम कहें कि नहीं वो बची हुई मशीन हमारे पास ही है, फिर तो 1080 में से 6 लाख माइनस करने के बाद ब्लॉक जिंदा है, डेप्रिसिएशन लेना, ये पॉइंट है। ਹੁਣ ऐसे क्वेश्चन मुन्ना अपने आप तो नहीं हो सकते जो किए ना हो। अज्यूमिंग सैल्वेज मशीन इज टेकन ओवर बाय द कंपनी, नाउ इज सेइंग कि बची हुई मशीन कंपनी ले गई है, कोई नया एडिशन हुआ ही नहीं है, लो ब्लॉक सीजीज टू एग्जिस्ट, है ही नहीं जी कुछ आपके पास। 10,80,000 में से 6 लाख माइनस करके जो ये बच रहा है, ये पॉजिटिव जरूर है पर एसिड नहीं है इसमें। याद रखें डेप्रिसिएशन तब मिलती है जब पॉजिटिव के साथ साथ एसिड भी हो। तो ये 4,80,000 रुपया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा बेटे। बहुत प्यारे क्वेश्चन है ये। अगर आप मशीन अगले साल में जाके खरीदोगे तो अगले साल नए ब्लॉक की शुरुआत होगी। अब जो गोल्ड चेन और डायमंड रिंग उसने पहन रखी थी फायर फाइटिंग ऑपरेशन में, वो भी घुमा दी है उसने, आग में मिट्टी हो गई है वो भी। तो भाई पहली बात उसे क्लियर करनी है हमने कि भाई साहब ये पर्सनल इफेक्ट नहीं होते, चाहे मूवेबल हो, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं होते। गोल्ड चेन एंड डायमंड रिंग आर कैपिटल एसेट, दे आर नॉट द पर्सनल इफेक्ट। तो इसमें जो भी आपको इंश्योरेंस में कम ज्यादा हुआ वो आपका गेन लॉस निकलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कम ज्यादा ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। सर इसने ये लिखा हुआ है कि ये इसने खरीदे थे 1,20,000 में, आया कितना है? 180। कैपिटल गेन वाली खुशबू आनी चाहिए। अब वो कहता है कैपिटल गेन हैज टू बी कंप्यूटेड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनसेशन ऑफ 180।
ऑड क्वेश्चन है थोड़ा सा, जिस तरह ट्रेंडिंग को टॉपिक होते हैं उनमें से नहीं है, पर है आईसीआई के मटेरियल में से। करके नहीं जाओगे तो पछताओगे, करना जरूर। ठीक है भाई, जरूरी थी बात, बता दी। अब सर यहाँ पे एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, ये कल वाले टॉपिक्स को पहले निपटाते हैं। जैसे ये सवाल कन्वर्जन पे, अरब कन्वर्ट्स प्लॉट ऑफ लैंड परचेज इन जुलाई 4 80,000 रुपए इनटू स्टॉक इन ट्रेड 31 मार्च 2025। डेट ऑफ कन्वर्जन देखो, 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड, मतलब कि उसके बाद हुआ है कन्वर्जन। इंडेक्सिंग गई, बेनिफिट खत्म इंडेक्सिंग का। फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन इतनी, यहां से लेके यहां तक का गैप कर लियो, कैपिटल गेन आ जाएगा। 2004 का प्लॉट खरीदा, 25 में कन्वर्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म है। स्टॉक फाइनली सोल्ड इन जनवरी 26, टैक्स 25-26 में दियो भाई, जब माल बेच दिया। ट्रांसफर कन्वर्जन, कन्वर्जन के वक्त टैक्स नहीं देना। कहता बताओ टैक्सेबल इनकम बताओ, कौन सा ऐड होगा ये भी बताओ। तब बता दिया, अब आंसर देखो। सेकंड क्वेश्चन फटाफट से सर, स्पीड ज्यादा रखने की जरूरत है। ये देखिए सर, पहले पूरा लॉ वो आप पढ़ेंगे। ये देखो, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नो इंडेक्सिंग ऑन और आफ्टर दिस डेट, लैंडमार्क डेट मोदी 3, याद रखें। तो भाई आपको 2,20,000 रुपए के कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सर कब देना पड़ेगा? सर जब ये स्टॉक इन ट्रेड बिका है। सर इसका गेन कैसे निकालेंगे? सर इसका गेन ऐसे निकालेंगे कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख थी जब कन्वर्ट हुआ। फाइनली दिस वन इज सोल्ड फॉर 325, 25,000 रुपए की पीजीबीपी इनकम आ जाएगी। ये लो, चेक करो जरा। डन है? और देखो जी, सर अगली जो कहानी है वो भी बड़ी भयानक है, ध्यान से समझनी है आपने। मिसेस हर्षिता परचेज अ लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 35 लाख इन द ईयर 4-5। सेम वाज हेल्ड एज कैपिटल एसेट टिल दिस डेट, 20 मार्च 2024। यहां तक कहता जी कैपिटल एसेट था। शी स्टार्टेड हर रियल एस्टेट बिजनेस, सॉरी, कन्वर्जन कर दिया जी कैपिटल एसेट का स्टॉक एंड ट्रेड में 21 मार्च 24 को, एंड कन्वर्टेड द सेड लैंड इनटू स्टॉक एंड ट्रेड जिस दिन फेयर मार्केट वैल्यू दी हुई है। सर अब आप देखो, ये तो 23 जुलाई 2024 से पहले है, और यहाँ 4-5 का खरीदा हुआ, यहाँ जाके कहीं कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटे समझ गए होंगे यहाँ इंडेक्सिंग होगी। पहले तो इतना ही समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ उसने 15 फ्लैट बनाए इक्वल साइज के, क्वालिटी एंड डायमेंशन के। हर फ्लैट बनाने में क्या खर्चा हुआ ये भी बता रही है। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई ये भी बता रही है। 10 फ्लैट बेच पाई है, सारा माल नहीं बिका, रिमेनिंग पड़े हैं अभी। प्रपोर्शनेट की बात होगी। फिर वो एनएचआई की बातें करती है, और बातें करती है, भाई कोई बात नहीं, करने दो। आप पहले कैपिटल गेन कंप्यूट करना सीखो। सर एफवीसी 210 लाख होगी, बच्चों को दिखाओ फटाफट से। ये देखो सर, कैपिटल गेन पे गौर करें। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 2 करोड़ 10 लाख। अब कन्वर्जन 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ। इंडेक्सिंग लॉन्ग टर्म केसेस की होती है, याद ये रखना। लॉन्ग ये है सर, बहुत समय हो गया खरीदे हुए। तो 35 लाख रुपए की जमीन उठाओ, ये 35 लाख रुपए की जमीन उठा लिया आपने। मल्टीप्लाई बाय द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर इज द ईयर ऑफ कन्वर्जन। सर ये यहाँ पे 23-24 का इंडेक्स चाहिए होगा मेरे को। 23-24 का नीचे इंडेक्स दिया हुआ आपको। सर क्या इंडेक्स दिया हुआ? सर ये 348 इंडेक्स है, तो 348 से मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाय जब फर्स्ट हेल्ड है। फर्स्ट हेल्ड 4-5 का, तो 4-5 से डिवाइड कर दिया। ये आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। इतना कैपिटल गेन आपके पास है। अब इस क्वेश्चन का स्पेशल पॉइंट शुरू होता है। अभी हमने बिल्कुल नहीं कहा कि ये कब टैक्स होगा। सर एक जमीन थी जिसको स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट किया गया, फिर इसके ऊपर फ्लैट्स बने। जैसे ये जमीन थी, तो यहाँ पे ऐसे फ्लैट्स बने, टावर्स बने, ऐसे ऐसे जैसे भी लगा लो, 15 फ्लैट बने। अब जमीन उन फ्लैट्स के साथ ही बिकेगी ना। अभी 2025-26 में 10 फ्लैट ही बिके बेटा, मतलब कि इस पूरी जमीन पर 15 फ्लैट बने हुए हैं। सेल आउट कितने हुए हैं? 10। तो जो ये हर्षिता है, ये पूरे कैपिटल गेन पे टैक्स देने के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि जब मेरे पूरे पैसे आएंगे तब दूंगी। इस वजह से, इस वजह से प्रोपोर्शनेट होगा।
ये देखें 2025-26 प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 26-23 उसमें कितने पे टैक्स लगना है वो आपके सामने है। प्रपोर्शनेट कैपिटल गेन। सर ये जो कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन तब टैक्स होगा पूरा का पूरा जब आपके 15 फ्लैट बिक जाएंगे। मतलब एक फ्लैट के बिकने पे इतना टैक्स होना, ये 15 से डिवाइड मैंने इसलिए किया। कितने फ्लैट बिक गए हैं? 10। समझ पा रहे हो? तो ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना, ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो अच्छे से, वो लैंड कन्वर्ट हो चुकी है, उस पे 15 फ्लैट्स हैं। अगर आप प्रूव करते हो कि 25-26 में 15 के 15 बिक गए तो मैं पूरे पे भी टैक्स दे दूंगा। पर कितने बिके हैं? 10। तो अकॉर्डिंगली मैंने प्रोपोर्शनेट निकालना। अब अगली मुसीबत, कैपिटल गेन में रहेंगे, बिजनेस इनकम में थोड़ी देर में चलते हैं। अब हर्षिता ये कह रही है कि भाई उसने 50 लाख रुपए एनएचआई के बॉन्ड में डाल दिए थे 31 मार्च 26 को, तो और 50 लाख रुपए आरईसीएल में डाल दिए थे। दोनों 54 ईसी में आते हैं। 54 ईसी ये कहता होता है कि डेट ऑफ ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीद लो, एग्जाम्पशन ले लो। मैक्सिमम लिमिट वहां 50 लाख ही है। अब अगर मैं कहूं डेट ऑफ ट्रांसफर, तो वो तो ये है भाई जिस दिन कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में बदल दिया गया था। तो वहां से तो 6 महीने कब के खत्म हो गए। पर सर उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुई, फ्लैट बने, फ्लैट बिके, पैसे आए, पैसे आने पे गवर्नमेंट ने कहा टैक्स दो, पैसे आने पे गवर्नमेंट ने कहा टैक्स दो। तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम यहां से गिनेगी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। बेटा आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि इन स्पेशल केसेस में जो टाइम लिमिट है इन्वेस्टमेंट की वो भी वहीं से गिनी जाती है जब पैसा आया। पैसा कब आया? सर जब मार्च में आपने फ्लैट को बेचा, मार्च 26 में आपने फ्लैट को बेचा, वहां आपने लगे हाथ ही एनएचआई खरीद लिया, तो अकॉर्डिंगली हम आपको 50 लाख रुपए की एग्जम्पशन बिल्कुल दे रहे हैं। बट अगर पेपर में हमें नहीं आता है ये सब, और हम डेट ऑफ ट्रांसफर ईयर ऑफ कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कुछ पुराना निकाल लें, हो गया कल्याण बेटा, हो गया। फिर इंस्टीट्यूट कहेगा ये कोई एआई नहीं है, ये सिर्फ आईसीएआई है। ये कोई एआई नहीं है भाई, ये सिर्फ आईसीएआई है। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है भाई। तो भाई 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 सर इसके बारे में कुछ लिखा भी होगा कहीं पे। हाँ जी हाँ जी, ये लो टीबीडीटी का सर्कुलर भाई जब बहुत पुराने जमाने, जब हम +1 +2 वाले स्टूडेंट होते थे, उस वक्त का सर्कुलर कहता है जब कन्वर्जन होता है कैपिटल एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में और सब्सिक्वेंटली सेल होती है, तो वो 6 महीने का टाइम है इसी के लिए। डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से गिनना बेटा, डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से गिनना बेटा, दोबारा देख ले। देसी तरीका, जब पैसे आएंगे ताही पैसे लगाऊंगा। 54 ईसी में पैसा कहां से डाल दूं, पैसा तो आया नहीं है। तो जब पैसा आएगा, मतलब कब पैसा आएगा, जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा, वहां से गिन लियो, वहां से गिन लियो। ठीक है भाई, ये है कहानी, ये है कहानी। सर अभी और कहानी सुनाओगे? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। पीजीबीपी की इनकम तो अभी निकालनी रहती है। 10 फ्लैट इस रेट पे बेचे गए हैं, ये आपकी सेल वैल्यू आ गई जी पीजीबीपी में, बिल्कुल सही बात है। सर अब इसमें क्या क्या लेस कराओगे? सर अगर तो ये जमीन कोई बेचती तो मैं प्रोपोर्शनेट एफएमवी ऑफ दी जमीन माइनस करवा देता, ये ले आता। जैसे प्लॉटिंग कर देती, कहती 15 प्लॉट बन गए 10 बिके, पर इसने तो यहाँ फ्लैट बनाए हैं, तो जमीन का खर्चा ऐसे आएगा, 210 लाख की जमीन पे 15 फ्लैट बने 10 बिके। अब फ्लैट बनाने में भी खर्चा हुआ होगा, इन्वेंट्री की कॉस्ट कहेंगे उसे, दिया होगा। फ्लैट बनाने में खर्चा कितना हुआ है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच फ्लैट कितना है भाई? 10 लाख। सर 10 लाख इंटू 10, ये लो 1 करोड़, 1 करोड़। तो ये आपकी पीजीबीपी इनकम आ गई। सर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट। 45(2) का अल्टीमेट केस सिखा रहा है कैसे टैक्सेबिलिटी होगी अगर पार्ट्स में सेल होती है स्टॉक एंड ट्रेड की, कैसे इन्वेस्टमेंट होगी 54 ईसी की। जबरदस्त, बहुत अच्छा केस है। जो समझ आ जाए तो भाई कोई कमेंट बॉक्स में हमारी थोड़ी तारीफ कर देना, जो ना भी समझ आए कहीं हमारे से गलत हो गया हो तो वो भी बता देना। डन है जी, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। डन।